हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम हमारा 4th चैप्टर मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने लास्ट पार्ट में जाना था मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में। कुछ याद है या भूल गए? कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? 5 श्रेणियां होती हैं: पूर्णतया लोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार, जिसका हमने विभिन्न वक्रों के द्वारा अच्छे से अध्ययन किया था। आपको याद है? आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अपनी कॉपी में इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़े। अब आगे के लिए है कि मांग की कीमत लोच को किन किन विधियों से मापा जाता है। तो आपके सिलेबस में इसकी 3 विधियां दे रखी हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि है इसकी आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी विधि है इसकी ज्यामितीय या बिंदु विधि, और तीसरी विधि है इसकी व्यय विधि। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं: आनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामितीय या बिंदु विधि, और तीसरी है कुल व्यय विधि। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आनुपातिक या प्रतिशत विधि कौन सी होती है। तो बच्चों, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था, मांग की कीमत लोच की परिभाषा पढ़ी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मांग की कीमत लोच की जो परिभाषा है और उसमें जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हमने डिराइव भी किया था, वो किसका सूत्र है? आनुपातिक या प्रतिशत विधि का। कुछ याद आया? क्या सूत्र था मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का? मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो यही होती है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ठीक है बच्चों, यही सूत्र था, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आनुपातिक या प्रतिशत विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांग में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। अब हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था नहीं किया था, उसको हम दोबारा डिराइव कर लेते हैं। कैसे किया था? कि मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे करते हैं? डेल्टा क्यू बटे में क्यू इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब कीमत में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा पी बटे में पी इंटू 100। ये तो आपको पता ही होगा। डेल्टा क्यू अर्थात मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, और क्यू अर्थात होता है प्रारंभिक मांग मात्रा जो पहले थी। डेल्टा पी का अर्थ क्या होता है? कीमत में होने वाला परिवर्तन, और पी का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ 100 से 100 क्या हो गया? कट हो गया। अब हम इसको लिख लें, डेल्टा क्यू बटे में क्यू डिवाइड डेल्टा पी बटे में पी। अब आपको भी पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट साइड की डिजिट है वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ डेल्टा क्यू बटे में क्यू मल्टीप्लाई पी बटे में डेल्टा पी। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटे में क्यू डेल्टा पी इंटू पी बटे में क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का आनुपातिक या प्रतिशत विधि के अनुसार। तो आपको याद रहेगा, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ये होता है आनुपातिक या प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधि। ठीक है, और इसी के हिसाब से हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से, इसको डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ डेल्टा क्यूब क्या होता है? मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा पी क्या होता है? कीमत में होने वाला परिवर्तन। पी क्या होती है? प्रारंभिक कीमत। और क्यू क्या होता है? प्रारंभिक मांग मात्रा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखें, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी चीज़ है। आप इसको क्या करना है? आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है, क्वेश्चन में क्या बोला है, और वो फॉर्मूला लगा के उसको फिट कर देना है। बस इजी सा जॉब है। तो देखें, करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि माना अनार की कीमत है 100 रुपये। अनार की उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है? 750 ग्राम। तो आपको प्रतिशत विधि द्वारा मांग की क्या करनी है? कीमत लोच ज्ञात करनी है। तो बच्चों, आपको ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत विधि। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसको फिट करना है, और आप आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बना लें ताकि हमें पता हो कि कौन कौन से डिजिट दी है। तो यहाँ हम लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे हम Q। तो है अनार की कीमत है 100 रुपये। ठीक है, तो Q
अनार के उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। अब अनार की कीमत घट के हो जाती है 50, ठीक है, तो अनार की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो कितनी हो जाती है? 750 ग्राम। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें क्या लिखना है? इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, ईडी बराबर या ईपी बराबर डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में क्यू। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा क्यू क्या होता है? मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो कितना हुआ है? 250 से 750, कितना आएगा यहाँ पर? 500 का परिवर्तन हुआ है। डेल्टा पी अर्थात कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? तो कीमत में 100 से 50 कितने का परिवर्तन हुआ है? 50 का। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज़ें बार बार नहीं बतानी होगी कि मांग की कीमत लोच हमेशा किस में आएगी? ऋणात्मक में। यहाँ 100 से 50 अर्थात किस में हुआ है? माइनस, अर्थात कम हुई है ना, तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई पी। प्रारंभिक कीमत कितनी है? 100, और जो प्रारंभिक मांग मात्रा है वो हमारी कितनी है? 250। बस हो गए क्वेश्चन में जो हमारी डिजिट है वो फिट। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कट, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कट, 5 1 ज़ा 5, यहाँ आ गया 10, ये वापस काट देते हैं हम इसे 5 से, और यहाँ आ गया 2, यहाँ से एक और यहाँ पर आ गया 2, तो 2 दूनी 4। तो मांग की कीमत लोच आपकी यहाँ पर क्या आएगी? 4। अब बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मांग की जो कीमत लोच होती है वो हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वो इसलिए क्योंकि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक या विपरीत। तो यहाँ आपका 4 आंसर आ गया। यहाँ जो माइनस का जो चिन्ह है वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये हमेशा किस में होती है? माइनस में। अब आप ये देख रहे हो इकाई से क्या है? ये ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है, तो अर्थात यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। हमने श्रेणियों में पढ़ा था ना कि यदि इकाई से ज़्यादा होती है तो लोचदार, और इकाई से कम होती है तो कैसी होती है? बेलोचदार। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला को फिट करके और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम और एग्जांपल्स देख लें ताकि कि ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हमें आनुपातिक और प्रतिशत विधि के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता वस्तु की 4 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 5 इकाई खरीदता है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तब वह 10 इकाइयाँ खरीदता है। तो मांग की क्या ज्ञात करनी है? कीमत लोच की गणना ज्ञात करनी है। तो हमें वही अपना चार्ट बना लेना है। पहले 4 रुपये थी कीमत, तो 5 इकाई खरीदता था। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 3 रुपये, तो कितनी हो गई इकाइयाँ? 10 हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी पी बटे में क्यू। ठीक है, अब डेल्टा क्यू अर्थात क्यू में होने वाला परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 का परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा पी अर्थात कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 का परिवर्तन। और पी कितना है? प्रारंभिक 4 है और प्रारंभिक क्यू कितना है? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर भी मांग की कीमत लोच 4 आएगी, अर्थात कैसी है? लोचदार। इकाई से अधिक है अर्थात मांग की लोच कैसी है? लोचदार। आगे बच्चों समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये होने पर उसकी 50 इकाइयाँ होती हैं। यदि उस वस्तु की कीमत बढ़कर 25 रुपये हो जाती है तो मांग कितनी हो जाती है? घटकर 40 हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला P और यहाँ पर Q। तो P कितनी है? 20। मांग मात्रा कितनी है उसकी? 50। यहाँ पर उसकी मांग मात्रा लिख सकते हैं आप, उसकी मांग मात्रा। ठीक है, अब कीमत बढ़कर हो गई 25, तो जो मांग मात्रा है वो घटकर कितनी हो जाती है? 40। बन गई हमारी टेबल। फिट कर देते हैं उसको फॉर्मूले के हिसाब से। ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। अब तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कितनी बार हमने इसको फिट करके देख लिया। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। तो डेल्टा क्यू 50 से 40 कितने का परिवर्तन? 10 का परिवर्तन। डेल्टा पी कितने का परिवर्तन? 5 का परिवर्तन। 20 से 25 5 का परिवर्तन। प्रारंभिक कीमत कितनी है हमारी? 20 है, और जो प्रारंभिक मांग मात्रा है वो हमारी है 50।
यही है ना प्रारंभिक मांग मात्रा। याद होना चाहिए आपको, P क्या होती है, प्रारंभिक कीमत, Q क्या होती है, प्रारंभिक मांग मात्रा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 5, 5 2 10, और यहाँ पर हमारे बचे 2 2 4 अपॉन में 5। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.8। तो ये आ गई हमारी मांग की कीमत लोच, 0.8। अब आप देख रहे हो 0.8 1 से कम है, अर्थात मांग की कीमत लोच कैसी हो गई, बेलोचदार। आ गया बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से आपको केवल ये। और हाँ, एक चीज़ का मैंने वापस रिपीट कर देती हूँ, ये यहाँ पर ये सेल्फ अंडरस्टैंड होता है कि माइनस होती है मांग की कीमत लोच, क्योंकि मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक होती है कीमत में, और मांग मात्रा में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आनुपातिक और प्रतिशत विधि, जिसके अनुसार हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक फॉर्मूला लगाना है, मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, जिसको हमने डिराइव किया तो क्या बना, डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q। डेल्टा Q क्या है, मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा P क्या है, कीमत में होने वाला परिवर्तन, P क्या है, प्रारंभिक कीमत, और Q क्या है, प्रारंभिक मांग मात्रा। आ गया बच्चों समझ में। इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, सारे आंसर्स आपको अच्छे से आ जाएंगे, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की ज्यामिति या बिंदु विधि के बारे में। ठीक है बच्चों, अब उसमें हम देखेंगे कि एक बिंदु पर हमें यदि मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इनको सॉल्व करना है। एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये केवल आपके इस लेवल तक नहीं, अभी आप आगे भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना कॉलेजेस में जाके, तब भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।